सिविल कोड का मतलब इतना हुआ, ये आपकी लाइफ में तब आएगा जब आपकी शादी की बातचीत शुरू होगी। सामान्यतया जब शादी की बातचीत शुरू होती है तो पहला सवाल यही होता है, लड़का कितने साल का है, लड़की कितने साल की है। यहीं से बातचीत शुरू होती है, बेटा कितने का है, बेटी कितने की है। यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड आपकी लाइफ में एंटर करेगा। और अगर शादी सक्सेसफुल हो गई तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वहीं खत्म हो गया। बस शादी हुई और शादी अगर सफल रही तो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड फिर आपके लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी कोई मतलब आपके मायने नहीं रखता। लेकिन अगर शादी सफल नहीं हुई तब इसमें आगे भी चलेगा। तो जब शादी विवाह की बातचीत होती है तो पहला सवाल होता है, लड़का कितनी साल की, लड़की कितने साल की। भारत में लड़कियों की शादी की मिनिमम एज 18 साल है। बाल विवाह एक्ट में भी यही लिखा हुआ है। लड़कों की शादी की उम्र 21 साल है, लेकिन इस सबके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि जैसे दुनिया के 125 देशों में शादी विवाह की उम्र सबकी समान होती है, कहीं 18 है, कहीं 19 है, कहीं 20 है। लेकिन जब मैंने 2018 में PIL फाइल किया था, उस समय मैंने रिसर्च किया था, तो दुनिया के 125 देशों में शादी विवाह की उम्र समान है। ज़्यादातर 18, 19, 20 है, कुछ 20 है, कुछ की 21 भी है। जो भी शादी की उम्र हो, अलग अलग क्यों होनी चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अगर एक ही फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं तो फ्लैट नंबर 1 में शादी की एज जो है 18 हो, फ्लैट नंबर 2 में शादी की उम्र 9 साल हो या 14 साल हो। ये नहीं होना चाहिए, ये ज़रूरत भी नहीं है। आपका WHO मना कर चुका है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मना कर चुका है, UN के कन्वेंशन कहते हैं बाल विवाह रोको, बाल विवाह के ऊपर कानून भी है। तो बस इतना करना है कि वो बाल विवाह का कानून सब पे लागू हो जाए, छूट नहीं मिलनी चाहिए। बाल विवाह तो सबके लिए पाप है, आज की डेट में ठीक नहीं है, आज की जरूरत नहीं है, नहीं है तो नहीं है, सबके लिए होना चाहिए। अगर शादी सफल हो गई, आपका रोल खत्म। अगर शादी आगे बढ़ी तब आएगा नेक्स्ट प्रोसेस कि भाई हमें शादी रजिस्ट्रेशन, नहीं शादी का रजिस्ट्रेशन हो गया। नेक्स्ट आता है कि शादी तोड़ना है कि नहीं। अगर शादी तोड़ना है तो कैसे कैसे तोड़ना है। स्वाभाविक सी बात है, दुनिया में एक भी सेकुलर कंट्री ऐसा नहीं है जहां आज मौखिक तलाक हो रहा हो, जहां मौखिक डिवोर्स हो रहा हो। जिन देशों में रूल ऑफ लॉ है, जिन देशों में संविधान है, जिन देशों में सेकुलरिज्म है, वहां पे विवाह तोड़ने के लिए आपको थ्रू कोर्ट ही जाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स कंप्लीट बैन है। और ये बाकी तो छोड़िए, कुछ एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी बैन है। उदाहरण के लिए टर्की सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहां पे भी बैन है। और भारत में हम कहते हैं सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, फिर भी चल रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रही हैं हमारी मुस्लिम बेटियां भुगत रही हैं। मैंने तो 4 तरीके का डिवोर्स सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया। एक बिटिया है, यहीं जर्नलिस्ट है, नोएडा में काम करती है, उसका हस्बैंड एडवोकेट है। उसने उसको 3 चिट्ठी भेजा और चिट्ठी पे साइन भी नहीं किया और बोला डिवोर्स हो गया। और बाद में पेटीएम से 15,000 रुपये भेज दिया, बोले तुम्हारा गुजारा भत्ता हो गया, मेंटेनेंस हो गया, मेहर की रकम हो गई। और फिर बाद में 2,000 रुपये भेजा, बोला दूध, ये तुम्हारा दूध पीने का भी हो गया। मीडिया के हमारे मित्र आए हुए जानते हैं, वो भी मीडिया में ही काम करती है, वो भी जो है इनपुट में ही काम करती है। एक बिटिया कर्नाटक में कलबुर्गी में MBBS MS गायनोलॉजिस्ट, हस्बैंड MBBS MD, ससुर MBBS MD, सास MBBS MS गायनोलॉजिस्ट, घर में नर्सिंग होम, और उसको तलाक़े किनाया दे दिया। तलाक़े किनाया का मतलब जा मैंने तुम्हें आज़ाद किया, जा मैंने तुम्हें आज़ाद किया, जा मैंने तुम्हें आज़ाद किया। सोचिए जरा, वो भी सुप्रीम कोर्ट आई हुई है। मेरा ये कहना है कि भारत की संस्कृति नारी तू नारायणी की थी, नारी तू नारायणी की है। तो जो भी कानून बने वो भारत की संस्कृति के अनुरूप बने। और किसी भी देश का संविधान वहीं की संस्कृति को प्रमोट और प्रोपोगेट करने के लिए होता है। अमेरिका का संविधान अमेरिकन कल्चर को प्रमोट करेगा, अरब का कॉन्स्टिट्यूशन अरब के कल्चर को प्रमोट करेगा। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किसको कल्चर प्रमोट करेगा? भारत के कल्चर को प्रमोट करेगा। और भारत का कल्चर वसुधैव कुटुंबकम और नारी तू नारायणी का है। इसलिए यहाँ पे जरूरत आ गई है कि इस तरीके का जितने मौखिक रूप से डिवोर्स हो रहे हैं ये बंद हो। सबके लिए ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स एक कॉमन किया जाए। गुजारा भत्ता का प्रावधान सबके लिए होता है। गुजारा भत्ता सिविल राइट का इश्यू है, गुजारा भत्ता ह्यूमन राइट का इश्यू है। भाई गुजर बसर करने के लिए चाहिए। जो बेटी कल तक खुशहाल थी, आराम से रह रही थी, अगर आज सड़क पे आ गई है, कोई उसका है देखने वाला नहीं है, तो कुछ तो उसको एक मिनिमम चाहिए कि भाई वो सर्वाइव कर सके। तो गुजारा भत्ता सबको मिलना चाहिए। इसी तरीके बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, भरण पोषण का अधिकार सबको मिलना चाहिए, विरासत का अधिकार सबको मिलना चाहिए, वसीयत का अधिकार सबको मिलना चाहिए। भारत की संस्कृति तो
एक पति एक पत्नी की रही है, आज भी अच्छा माना जाता है। एक पति एक पत्नी पूरी दुनिया में कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं, खासतौर पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जहाँ रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पॉलीगैमी अलाउ नहीं है। भारत में भी सेक्शन 494 इंडियन पिनल कोड में दूसरा विवाह करने पे 7 साल सजा है, लेकिन उसमें 5 शब्द ऐसे जोड़े हुए हैं, ये मैकाले ने जोड़ा था, वो तो आज तक चल रहा है। उस मैकाले के 5 शब्द को हटा दिया जाए सेक्शन 494 से, पॉलीगैमी सबके लिए ऑफेंस हो जाएगा, 7 साल सजा सबको होगी। इसी तरीके से आपके पेरेंट्स केयर, भाई सब कुछ हो गया, माता पिता की देखभाल कहाँ से करेगा? तलाक भी हो गया, गुजारा भत्ता भी हो गया, बच्चे के भरण पोषण, और माँ बाप जिन्होंने शादी में इतना खर्चा बर्चा किया था, बहू लाए थे, बहू का गुजारा भत्ता हो गया, बेटा भी निकल गया, और माँ बाप कहाँ जाएंगे? तो कॉमन सिविल कोड में मुझे लगता है एक पेरेंट्स केयर का भी एक प्रोविज़न होना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इंडियन सिविल कोड, भारतीय नागरिक संहिता, भारत की संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। और जिस तरीके से हमने एक इंडियन पिनल कोड बनाया है, इसमें 23 चैप्टर्स हैं, ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, ऑफेंस रिलेटिंग टू, मतलब जितने तरीके 23 तरीके के अपराध के लिए हमने 23 चैप्टर इसमें डाला हुआ है।